हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है उच्च न्यायालय। इससे रिलेटेड हम लोग नोट्स को देखते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु अनुच्छेद 214 से 231 तक में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। नेक्स्ट है, अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे तथा उनको अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार व क्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से के लिए वही योग्य है जो भारत के नागरिक हैं। ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हो। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो 10 वर्ष तक न्यायिक पद के धारण कर चुके हो। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 202(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि दिए जाते हैं, जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112(3) के तहत भारत के संचित निधि पर भारित होती है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए रीट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण सुप्रिंटेंडेंट करने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, उसमें 7 क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर है। नेक्स्ट है, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है, संसद उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के विस्तार कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। दूसरा, अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना पर अनुमति उस राज्य के राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श करके करेगा। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है, लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में संचित मामलों में दोनों पक्षों के मत समझौते पर निपटारा लंबित मामलों में दोनों पक्षों के मत समझौता के आधार पर निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय प्रश्न आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जा सकता है। लोक अदालतों में वर्तमान व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई का अधिकार है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोग का रिवीजन हो जाए।
तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है। तो इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति के भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट है, मुख्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा राज्य के समेकित निधि से, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या देखें, संविधान के अनुच्छेद 202(3) के घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित समेकित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112(3) घ के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार से संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो होगा भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त आयु है तो 62 है। इसकी व्याख्या है, उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन 1963 पहले यह 60 वर्ष थी द्वारा उम्र सीमा निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालिक 15वीं लोकसभा की 2012 में विघटन के साथ यह व्यापक हो गया। दिसंबर 2019 में पी विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, देश का 18वां उच्च न्यायालय है। दूसरा, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। तीसरा, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में अपना उच्च न्यायालय नहीं है। चौथा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल 4। नेक्स्ट है, भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो इसका हम लोग व्याख्या देखें। प्रश्नकाल के दौरान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 21 थी, जबकि वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है तो ये उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट की अधिकारिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त सभी अधिकार यानी संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक सर्वाधिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसकी व्याख्या देखिए, उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के लिए अधिकार की रक्षा के लिए बंदी प्रतिक्षण, परमादेश और प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों की को प्रभावित कराने के लिए रिटों को निकाल सकता है। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसकी व्याख्या देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था, एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रकार तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने का संज्ञेय अपराध घोषित किया है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक का क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता में है। इसकी व्याख्या है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसकी सर्किट बेंच पीठ पोर्ट ब्लेयर में है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिसकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो बम्बई। इसकी व्याख्या है, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा और दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो इसका आंसर होगा, प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीयता अधिकारता में था, जबकि 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। नेक्स्ट है, 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो राजीव गुप्ता बने। इसकी व्याख्या है, 2 फरवरी 2008 को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इससे पहले वे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन है, जो 6 मई 2019 को इस पद पर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो इसका आंसर होगा मेघालय और त्रिपुरा। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हेतु 3 नए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का गठन किया गया, जिन्होंने मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अस्तमस कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर 3 होगा। इसकी व्याख्या है, संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसकी अधिकारिता क्षेत्र एक से अधिक राज्य है। पहला गुवाहाटी उच्च न्यायालय अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। दूसरा बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र और गोवा। तीसरा पंजाब एवं हरियाणा। नेक्स्ट है, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो इसकी हम लोग व्याख्या देखें, कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर और 2 बेंच ग्वालियर एवं इंदौर है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और 3 बेंच कोहिमा, आइजोल, ईटानगर है। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंच शेष रह गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न से मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का सर्वाधिक 3 बेंच हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो जगह मूल अधिकारों का संरक्षण। इसकी व्याख्या है, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं। अतः इस हेतु उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालय को ही संविधान का संरक्षक या अभिभावक कहा गया है। नेक्स्ट है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रबद्ध शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट याचिका को कहा जाता है मैडेमस। इसकी व्याख्या है, मैडेमस परमादेश का आदेश है, हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत दायित्व के निर्वहन हेतु करना चाहिए। नेक्स्ट है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है उसे कहते हैं, तो उसे परमादेश कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी हैं। ज्ञातव्य है कि संघ और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक और एकमेश्वर क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों का भी है, अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो हो जाएगा प्रतिषेध प्रोहिबिशन। इसकी व्याख्या देखिए, प्रतिषेध प्रोहिबिशन रीट न्यायालय की कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करके मामले में अपने पास मंगा लेता है। नेक्स्ट है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा
पहला, एक अधीनस्थ न्यायालय को यह पुनरीक्षित हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई के अभिलेख उन्हें स्थानांतरित कर दे। इसकी व्याख्या है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले में विशेष की कार्रवाई का अभिलेख नहीं उन्हें स्थानांतरित कर दे। यही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रीट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले और उसे अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। विकल्प बी प्रतिषेध, विकल्प सी अधिकार परीक्षा, विकल्प डी बंदी प्रतिरक्षण रीट से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण। इसकी व्याख्या देखिए, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले से अपने पास मंगा लेता है। जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर मामले को उसे पास अपने पुनः सुनवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो पहला कथन है, न्यायालय के आदेशों की जानबूझ अवज्ञा करना या उनका पालन न करना न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करने न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण, न्यायिक सक्रियता के बाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने से दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर सही विचार करना है। तो कथन है, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जिस कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। इसकी व्याख्या देखिए, जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति समूह या समाज के हित संबंधी मामले में न्यायिक उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कोटों में सही उत्तर चयन करना है। कथन, भारतीय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो कारण, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है पहला, कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। इसकी व्याख्या देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन से भी रीट जारी कर सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षक के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। तो स्वायत्ताधिकार मुकदमा। इसकी व्याख्या है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वायत्ताधिकार मुकदमे टाइटल स्वीट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि और जमीन और संपत्ति के पर अपने अपने दावे पेश किए थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है? तो अनुच्छेद 233। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार और अनुच्छेद 231 के दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो अधिकरण न्यायाधीश।
इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 236 का के अंतर्गत जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है। नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। दूसरा, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति से पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो इसका आंसर केवल पहला होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, अनुच्छेद 217 एक ख के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 के उबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच के अधिनियम 1968 के तहत संसद में हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अतः कथन एक सत्य है। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में है वह अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उसमें भिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिवचन कार्य कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय का प्राधिकारी के समक्ष अधिवचन का कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124(7) अतः कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पद संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को। इसकी व्याख्या है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्षों तक की आयु में अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 217(1) के क साथ ही उन्हें सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा के महाभियोग का प्रस्ताव पास किया किंतु वह अपने बचाव के लिए उसे लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने का पूर्व त्याग पत्र दिया? तो जाएगा न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। इसकी व्याख्या है, कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोक निधियों का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने का यह पहला मामला था। स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव किया गया था। यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय का मानस पुत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसकी व्याख्या देखिए, 4 अगस्त 2007 को हरियाणा में मेवात जिले में स्थित पुन्हना में देश की पहली मोबाइल यानी कि संचल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर और पिछड़े इलाकों को न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार न्यायालयों का परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। नेक्स्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है तो 3 माह तक। इसकी व्याख्या है, भारत में निवारक निरोध प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 22(7) के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों और निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होना चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना। इसकी व्याख्या है, 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने आयोग की
8वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्तियों के तरीके में उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कोई भी कथन सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखें। लोक अदालतों के समान न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जा सकता है। इसमें दीवानी मामले के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामले पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अपना विधिक ज्ञान रखने वाला सम्मानीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। समानतः एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर केवल 2 होगा। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। इसकी व्याख्या है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल और तथा आपराधिक दोनों ही मामले में सुनवाई का अधिकार है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।